भैया, आप ऐसे क्यों हो? क्यों हर वक्त सिर्फ सहते रहते हैं? आपको कोई कुछ भी कहकर चला जाता है, लेकिन आप एक शब्द भी प्रतिक्रिया में नहीं निकालते हैं। आखिर क्यों? आज की इस एक घटना ने उसका दिमाग खराब कर दिया। यह क्या भैया? वह आपका इतना अपमान करके चला गया और क्या आपको बुरा नहीं लगा? आप इतना सब सह कैसे जाते हैं? औकात क्या है उसकी? हाँ, ना पढ़ाई लिखाई, ना हाथ में कोई काम करने का हुनर। माँ बाप की बिगड़ी औलाद है। और क्या है वह? अच्छा, तुम मानती हो ना कि वह कुछ नहीं है? भैया के प्रश्न पर चुप हो गया मैं। भैया उसकी गाड़ी के नीचे आते आते बड़ी मुश्किल से बचे थे। क्षमा मांगना तो दूर की बात, बाहर निकलकर इतनी बकवास कर गया था। ना उसने भैया की उम्र का ख्याल किया था और ना ही यह सोचा था कि उसकी वजह से भैया को कोई चोट आ जाती। ऐसा इंसान जो किसी लायक ही नहीं है, वह जो पहले से ही बेचारा है, अपने परिवार के अनुचित लाड प्यार का मारा, ओछे और गंदे संस्कारों का मारा, जिसका भविष्य अंधे कुएं के सिवा कुछ नहीं, उस बदनसीब पर मैं क्यों अपना गुस्सा, अपनी कीमती ऊर्जा जाया करूं? अपने व्यवहार से उसने अपने चरित्र का ही प्रदर्शन किया है। जाने दो ना उसे। अपनी किताबें संभालते संभालते सहसा रुक गए भैया। लगता है ऐनक टूट गई है। आज इसे भी ठीक कराना पड़ेगा। चलो, अच्छा हुआ सस्ते में छूट गया मैं। रवि भैया बोले, मेरी एक ही टांग टूट जाती तो 3 हफ्ते बिस्तर पर लेटना पड़ता। मुझ पर आई मुसीबत मेरी ऐनक ने अपने सिर पर ले ली। मैं जाकर उसके पिता से बात करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ भी बात करने की। रॉकी की जो चाल है, वह उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाने वाली है। जो लोग जीवन में बहुत तेज चलना चाहते हैं, वे हर जगह जल्दी ही पहुंचते हैं, उस पार भी। कैसे विचित्र है रवि भैया। जब जब इनसे मिलता हूँ, लगता है किसी नए ही इंसान से मिल रहा हूँ। सोचने का कोई और तरीका भी हो सकता है, यह सोच में हैरान हो जाता हूँ। अपना मान सम्मान क्या कोई मायने नहीं रखता भैया? रखता है, क्यों नहीं रखता। लेकिन सोचना यह है कि अपने मान सम्मान को हम इतना सस्ता भी क्यों मान ले कि वह हर आदमी के पैर की जूती के नीचे आने लगे। मैं उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता, आया तो नहीं ना। जो नहीं हुआ उसका उपकार मान कर क्या हम प्रकृति का धन्यवाद ना करें? रॉकी की बदतमीजी क्या इतनी बलवान है कि हमारा स्वाभिमान उसके सामने चूर चूर हो जाए? हमारा स्वाभिमान बहुत अमूल्य है, जिसे हम बस कभी कभी ही आड़े लाएं तो उसका मूल्य है। जरा जरा सी बात को अपने स्वाभिमान की बलि मानना शुरू कर देंगे तो वो जी चुके हैं हम। स्वाभिमान हमारी ताकत होना चाहिए, ना कि हमारी कमज़ोर नस, जिस पर हर कोई आता जाता अपना हाथ धरता फिरे। अजीब लगता है मुझे कभी कभी भैया का व्यवहार, उनका चरित्र। भैया बेंगलोर में रहते हैं, एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हैं। मैं एमबीए कर रहा हूँ और मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, सो मुझे पढ़ाने को चले आए हैं। इंसान अगर दुखी होता है तो काफ़ी सीमा तक उसकी वजह उसकी अपनी जीवन शैली होती है। भैया मुझे देखकर बोले, अगर मैं ही बच कर चलता तो शायद मेरा चश्मा भी ना टूटता। हमें ही अपने को बचा कर रखना चाहिए। तुम्हें अच्छे नंबरों से एमबीए पास करना है और देश की सबसे अच्छी कुर्सी पर बैठना है। उस कुर्सी पर बैठकर तुम्हें रॉकी जैसे लोग बेकार और कीड़े नजर आएंगे, जिनके लिए सोचना तुम्हें सिर्फ समय की बर्बादी जैसा लगेगा। इसीलिए तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने वैसा ही किया जैसा भैया ने समझाया। शांत रखा अपना मन और वास्तव में मन की उथल पुथल कहीं खो सी गई। मेरी परीक्षाएं हो गई। भैया वापस बेंगलोर चले गए। घर पर रह गए पापा, माँ और मैं। पापा अक्सर भैया को साधु संत कहकर भी पुकारा करते हैं। कभी कभी माँ को भी चिढ़ा देते हैं। जब यह रवि पैदा होने वाला था, तुम क्या खाया करती थी? किस पर गया है यह लड़का? वही खाती थी जो आपको खिलाती थी, दाल चावल और चपाती। पता नहीं किस पर गया है मेरा यह साधु महात्मा बेटा रवि। इतना बोलकर पापा
मेरी तरफ देखने लगते हैं, मानो उन्हें अब मुझसे कोई उम्मीद है, क्योंकि भैया तो शादी करने को मानते ही नहीं। 35 के आसपास भैया की उम्र है, शादी का नाम भी लेने नहीं देते। यह लड़का शादी कर लेता तो मुझे भी लगता मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। हर पल इसके खाने पीने की चिंता रहती है। कोई आ जाती इसे भी संभालने वाली तो लगता अब कोई डर नहीं। डर काहे का भाई? मैं जानता हूँ तुम अपने जाने का रास्ता साफ करना चाहती हो, मगर यह मत भूलो हम दोनों अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। निखिल के बाल बच्चों की चिंता है कि नहीं तुम्हें? और बुढ़ापे में कौन संभालेगा? आखिर उस पार जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है तुम्हें कि जब देखो बोरिया बिस्तर बांधे तैयार नजर आती हो? माँ और पापा का वार्तालाप मेरे कानों में पड़ा। आजकल पापा इस बात पर बहुत जल्दी चिढ़ने लगे हैं कि माँ हर पल मृत्यु की बात क्यों करने लगी है। मैं टीवी का केबल कनेक्शन कटवाने वाला हूँ, पापा बोले। सुबह से शाम तक फालतू चीज़ें देखती रहती हो। और अखबार फेंक कर पापा बाहर आकर बैठ गए। बड़बड़ा रहे थे। बड़बड़ाते हुए मुझे भी देख रहे थे। क्या ज़रूरत है इसकी? क्या मेरी सोचने से ही मैं उस पार चली जाऊंगी? संसार क्या मेरे चलाने से चलता है? आप इस बात पर चिढ़ते क्यों हैं? शायद माँ भी पापा के साथ साथ बाहर चली आई थी। बचपन से देख रहा हूँ पापा माँ को लेकर बहुत असुरक्षित हैं। माँ क्षण भर को नजर न आई तो पापा इस सीमा तक घबरा जाते हैं कि अवश्य कुछ हो गया है उन्हें। इसके पीछे भी एक कारण है। हमारी दादी का जब देहांत हुआ था तब पापा की उम्र बहुत छोटी थी। दादी घर से बाहर गई और एक हादसे में उनकी मौत हो गई। पापा के कच्चे मन पर अपनी माँ की मौत का क्या प्रभाव पड़ा होगा वह मैं सहज महसूस कर सकता हूँ। दादी के बिना पता नहीं किस तरह पापा पले थे। शायद अपनी शादी के बाद ही वह जरा से संभल पाए होंगे। तभी तो उनके मन में माँ उनकी कमज़ोर नस बन चुकी है जिस पर कोई हाथ नहीं रख सकता। मैंने कहा ना तुम मेरे सामने फालतू बकबक ना किया करो। मेरी बकबक फालतू नहीं है। आप अपना मन पक्का क्यों नहीं करते? मेरी उम्र 55 साल है और आपकी 60 है। एक आदमी की औसत उम्र भी तो यही है। क्या अब हमें धीरे धीरे घर गृहस्थी से अपना हाथ नहीं खींच लेना चाहिए? बड़ा बेटा अच्छा कमा रहा है, हमारा मोहताज तो नहीं। निखिल भी MBA के बाद अपनी रोटी कमाने लगेगा। हमारा गुजारा पेंशन में हो रहा है। अपना घर है ना हमारे पास। अब क्या उस पार जाने का समय नहीं आ गया? पापा गर्दन झुकाए बैठे सुन रहे थे। मैं जानता हूँ अब हमें उस पार जाना है, पर मुझे अपनी परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इसीलिए तो कह रही थी कि रवि की शादी हो जाती तो बहू आप सबको संभाल लेती, कोई डर ना होता। बात घूमकर वहीं आ गई थी। हंस पड़ी थी माँ। माहौल ज़रा सा बदला। पापा अनमने से ही रहे, फिर धीरे से बोले, पता चल गया मुझे रवि किस पर गया है। अपनी माँ पर ही गया है। वहाँ इतने साल साथ गुजार कर आपको अब पता चला कि मैं कैसी हूँ। नौकरी की आपाधापी में तुम्हारे चरित्र का यह पहलू तो मैं देख ही नहीं पाया। अब रिटायर हो गया हूँ ना, ज़्यादा समय तुम्हें देख पाता हूँ। सच कह रहे हैं पापा। भैया बड़े हैं, लगता है माँ का सारा चरित्र उन्हें ही मिल गया है। जो जरा सा बच गया उसमें कुछ पापा का मिलाकर मुझे मिल गया। मैं इतना क्षमावादी नहीं हूँ जितने भैया और माँ हैं। हो सकता है जरा सा बड़ा हो जाऊँ तो मैं भी वैसा ही बन जाऊँ। भैया मुझसे 10 साल बड़े हैं। हम दोनों भाइयों में 10 साल का अंतर क्यों है, मैं अक्सर माँ से पूछता हूँ। कम से कम मेरा भाई तो लगता। वह तो सदा मुझे अपना बच्चा समझकर बातें करते हैं। यह प्रकृति का खेल है बेटा, इसमें हमारा क्या दोष है? जो हमें मिला वह हमारा हिस्सा था। जब मिलना था तभी मिला। अक्सर माँ समझाती रहती, कर्म करना, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद हमें कब कितना मिले उस पर हमारा कोई बस नहीं।
ज़मीन से हमारा रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। पेड़ जितना मर्जी ऊंचा हो जाए, आसमान तक उसकी शाखाएं फैल जाएं, लेकिन वह तभी तक हरा भरा रह सकता है जब तक जड़ से उसका नाता है। यह जड़ है हमारे संस्कार, हमारे अपने आप को जवाबदेही। समय आने पर मेरी नियुक्ति भी बेंगलोर में हो गई। अब दोनों भाई एक ही शहर में हो गए और माँ पापा दिल्ली में ही रहे। भैया और मैं मिल गए तो हमारा एक घर बन गया। मेरी वजह से भैया ने एक रसोइया रख लिया और सब समय पर खाने पीने लगे। बहुत गौर से मैं भैया के चरित्र को देखता। कितने सौम्य है ना भैया, जैसे उन्हें कभी क्रोध आता ही नहीं। भैया, आपको कभी क्रोध नहीं आता? एक दिन मेरे इस सवाल पर वह कहने लगे, आता है, आता क्यों नहीं, लेकिन मैं सामने वाले को क्षमा कर देता हूँ। क्षमादान बहुत ऊंचा दान है। इस दान से आपका अपना मन शांत हो जाता है और एक शांत इंसान अपने आसपास काम करने वाले हर इंसान को प्रभावित करता है। मेरे नीचे हजारों लोग काम करते हैं, मैं ही शांत ना रहा तो उन सबको शांति का दान कैसे दे पाऊंगा? जरा सोचो। एक दोपहर लंच के समय एक महिला सहयोगी से बातचीत होने लगी। मैं कहाँ से हूँ, घर में कौन कौन है आदि। मेरे बड़े भाई हैं यहाँ और मैं उनके साथ रहता हूँ। भैया और उनकी कंपनी का नाम पता बताया तो वह महिला चौंक सी गई। उसी पल से उसका मेरे साथ बात करने का लहजा बदल गया। वह मुझे सिर से पैर तक ऐसे देखने लगी मानो मैं अजूबा हूँ। नाम क्या है आपका? जी, निखिल सहगल। आप जानती हैं क्या भैया को? हाँ, अक्सर उनकी कंपनी से भी हमारा लेन देन रहता है। रवि सहगल अच्छे इंसान हैं। मेरी दोस्ती उस महिला के साथ बढ़ने लगी। अक्सर वह मुझसे परिवार की बातें करती, अपने पति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में भी। कभी घर आने को कहती, मेरे खाने पीने पर भी नज़र रखती। एक दिन नाश्ता करते हुए उस महिला का जिक्र मैंने भैया के सामने भी कर दिया। नाम क्या है उसका? अवाक रह गए भैया उसका नाम सुनकर। हाथ का कौर भैया के हाथ से छूट गया। बड़े गौर से मेरा चेहरा देखने लगे। क्या बात है भैया? आपका नाम सुनकर वह भी इसी तरह चौंक गई थी। तो वह जानती है कि तुम मेरे छोटे भाई हो? पता है उसे मेरा। हाँ पता है, आपकी बहुत तारीफ करती है। कहती है कि आपकी कंपनी के साथ उसकी कंपनी का भी अच्छा लेन देन है। मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, कैसे तुम्हारा ख्याल रखती है? जी, अचकचा सा गया मैं। भैया के बदले तेवर पहली बार देख रहा था मैं। तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती है या रोटी का कौर तुम्हारे मुंह में डालती है? पहली बार घर से बाहर निकले हो तो किसी की भी साथ दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचूं। तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे अमूल्य पूंजी हैं, जिनका खर्च तुम्हें बहुत सोच समझ कर करना है। हर इंसान दोस्ती करने लायक नहीं होता। हाथ सबसे मिलाकर चलो, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। दिल किसी किसी से मिलाओ, सिर्फ उससे जो वास्तव में तुम्हारे लायक हो। तुम समझदार हो, आशा है मेरा इशारा समझ गए होगे। भैया, क्या वह औरत दोस्ती के लायक नहीं है? नहीं, तुम उसी से पूछना। वह मुझे कब से और कैसे जानती है। ईमानदार होगी तो सब सच सच बता देगी। न बताया तो समझ लेना वह आज भी किसी की दोस्ती के लायक नहीं है। भैया मेरा कंधा थपक कर चले गए और पीछे छोड़ गए ढेर सारा धुआं, जिसमें मेरा दम घुटने लगा। एक तरह से सच ही तो कह रहे हैं भैया। आखिर मुझ में ही इतनी दिलचस्पी लेने का क्या कारण हो सकता है? दोपहर लंच में वह सदा की तरह चहचहाती हुई मुझसे मिली, बड़ी स्नेह, बड़े अपनत्व से। अब भैया से पहली बार कब मिली थी? सिर्फ सहयोगी ही थे आप, या कंपनी का ही माध्यम था? मुस्कान लुप्त हो गई थी उसकी। नहीं, हम सहयोगी कभी नहीं रहे, बस कंपनी के काम की ही वजह से मिलना जुलना होता था। क्यों? तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप मेरा इतना ख्याल जो रखती हैं और फिर भैया का नाम सुनते ही
आपकी दिलचस्पी मुझ में बढ़ गई, इसीलिए मैंने सोचा शायद भैया से आपकी गहरी जान पहचान हो। भैया के पास समय नहीं होता, वरना उनसे ही पूछ लेता हूँ। अच्छा, अपनी भाभी को लेकर कभी आओ ना हमारे घर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हारी भाभी कैसी है? क्या वह भी काम करती है? तनिक चौंका मैं। भैया से ज़्यादा गहरा रिश्ता भी नहीं है और उनकी पत्नी में भी दिलचस्पी। क्या वह यह नहीं जानती कि भैया ने तो शादी ही नहीं की अब तक? भाभी बहुत अच्छी है मेरी, माँ जैसी हैं, बहुत प्यार करती है मुझसे। खूबसूरत है, तुम्हारे भैया तो बहुत खूबसूरत हैं, मुस्कुराने लगी वह। आपके घर आने के लिए मैं भाभी से बात करूँगा, आप अपना पता दे दीजिए। उसने अपना कार्ड मुझे थमा दिया। रात वही कार्ड मैंने भैया के सामने रख दिया। सारी बातें जो सच नहीं थीं और मैंने उस महिला से कही वह भी बता दी। कहाँ है तुम्हारी भाभी जिसके साथ उसके घर जाने वाले हो तुम? भाभी के नाम पर पहली बार मैं भैया के होठों पर वह पीड़ा देख पाया जो उससे पहले कभी नहीं दिखी थी। वह आप में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती है भैया? उसने तो नहीं बताया, आप ही बताइए। तो चलो, कल मैं ही चलता हूँ तुम्हारे साथ, सब कुछ उसी के मुंह से सुन लेना, पता चल जाएगा सब। अगले दिन हम दोनों उस पते पर जा पहुँचे जहाँ का श्रीमती प्रकाश ने बता दिया था। भैया को सामने देख उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा मुझे साफ साफ समझा गया कि जरूर कहीं कुछ गहरा था बीते हुए कल में। कैसी हो दीप्ति? दीपक कैसा है? बाल बच्चे कैसे हैं? पहली बार उनका नाम जान पाया था। ऑफिस में तो सब श्रीमती प्रकाश ही पुकारते हैं। पानी सजा लाई वह ट्रे में, जिसे पीने से भैया ने मना कर दिया। क्या तुम पर मुझे इतना विश्वास करना चाहिए कि तुम्हारे हाथ का लाया पानी पी सकूं? अब क्या मेरे भाई पर भी नज़र डालकर कुछ और प्रमाणित करना चाहती हो? मेरा खून है यह। अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी बुरा कभी नहीं हो सकता। बस मैं यही पूछने आया हूँ कि इस बार मेरे भाई को सलाखों के पीछे पहुँचाकर किसे मदद करने वाली हो? श्रीमती प्रकाश चुप थी और मुझ में कांटों तो खून न था। क्या भैया कभी सलाखों के पीछे भी रहे थे? हमें क्या पता था यहाँ बेंगलोर में भैया के साथ इतना कुछ घट चुका है। औरत भी जबरदस्ती कर सकती है, भैया भनक कर बोले। इसका पता मुझे तब चला जब तुमने भीड़ जमा करके सबके सामने यह कह दिया कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, वह भी ऑफिस के केबिन में। हम में अच्छी दोस्ती थी, मुझे कुछ करना ही होता तो क्या जगह की कमी थी मेरे पास? हर शाम हम साथ ही होते थे। तुमने दीपक की प्रमोशन के लिए मुझे सबकी नज़रों में गिराना चाहा। साफ साफ कह देती, मैं ही हट जाता। इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ? अब इससे क्या चाहती हो, बताओ मुझे। इसे अकेला लावारिस मत समझना। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती, सिर्फ माफ़ी चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैंने जो किया उसका फल मुझे मिला है। अब दीपक मेरे साथ नहीं रहता, मेरा बेटा भी अपने साथ ले गया। रवि, जब से मैंने तुम्हें बदनाम करना चाहा, एक पल भी चैन नहीं मिला मुझे। तुम अच्छे इंसान थे, सारी की सारी कंपनी तुम्हें बचाने को सामने चली आई। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं ही कहीं की नहीं रही। मेरा क्या नहीं बिगड़ा, जरा बताओ मुझे। मेरे काम पर तो कोई आँच नहीं आई, मगर आज किसी भी औरत पर विश्वास कर पाने की मेरी हिम्मत नहीं रही। अपनी माँ के बाद तुम पहली औरत थी जिसे मैंने अपना माना था, और उसी ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि मैं कहीं का नहीं रहा, और अब मेरे भाई को अपने जाल में फंसा कर। मत कहो रवि ऐसा, निखिल मेरे भाई जैसा है। अपने घर बुलाकर मैं तुम्हारी पत्नी से और निखिल से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती थी। मेरी सांस बहुत घुटती है रवि, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैं चैन से जीना चाहती हूँ। चैन तो अपने कर्मों से मिलता है। मैंने तो उसी दिन तुम्हारी और दीपक की कंपनी छोड़ दी थी। तुम्हें सजा ही देना चाहता तो तुम पर मानहानि का मुकदमा करके सालों अदालत में घसीटता, लेकिन उससे होता क्या? दोस्ती पर मेरा विश्वास तो कभी वापस नहीं लौटता।
आज भी मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। तुम्हारी सजा पर मैं क्या कह सकता हूँ? बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें सहने की क्षमता मिले। अवाक था मैं। भैया का अकेलापन आज समझ पाया था। श्रीमती प्रकाश चिक चिक कर रो रही थी। एक बार कह दो, मुझे माफ़ कर दिया रवि। तुम्हें माफ़ तो मैंने उसी दिन उसी पल कर दिया था। तब भी दीपक और तुम पर तरस आया था और आज भी तुम्हारी हालत पर अफसोस हो रहा है। चलो निखिल। श्रीमती प्रकाश रोती रही और हम दोनों भाई वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। मैं तो सकते में था कि भैया को भी काफ़ी समय लग गया संभलने में। शायद भैया दीप्ति से प्यार करती होंगी और दीप्ति दीपक को चाहती होगी। उसका प्रमोशन हो जाए इसीलिए भैया से प्रेम का खेल खेला होगा, फिर बदनाम करना चाहा होगा। जरा सी तरक्की के लिए कैसा अनर्थ कर दिया दीप्ति ने। भैया की भावनाओं पर ऐसा प्रहार सिर्फ तरक्की के लिए। भैया की तरक्की तो नहीं रुकी। दीप्ति ने सदा के लिए भैया को अकेला जरूर कर दिया। कब वह दिन आएगा जब भैया किसी औरत पर फिर से विश्वास कर पाएंगे? यह क्या किया था श्रीमती प्रकाश आपने मेरे भाई के साथ? काश आपने ऐसा ना किया होता। उस रात पहली बार मुझे ऐसा लगा मैं बड़ा हूँ और भैया मुझसे 10 साल छोटे। रो पड़े थे भैया। खाना भी खा नहीं पा रहे थे हम। आप देख लेना भैया, एक प्यारी सी सुंदर सी औरत जो मेरी भाभी होगी एक दिन ज़रूर आएगी। आप कहते थे ना कि हर कीमती राह तरसने के बाद ही मिलती है और किसी भी काम का एक निश्चित समय होता है। जो आपकी थी ही नहीं वह आपकी कैसी हो सकती थी? जो मेरे भाई के लायक होगी कुदरत उसे ही हमारी झोली में डालेगी। अच्छे इंसान को सदा अच्छी ही जीवन संगनी मिलनी चाहिए। डबडबाई आंखों में ढेर सारा प्यार और अनुराग लिए भैया ने मुझे गले लगा लिया। कुछ देर हम दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे रहे। तनिक संभले भैया और बोले, बहुत तेज चलने वालों का यही हाल होता है। जो इंसान किसी दूसरे के सिर पर पैर रखकर आगे जाना चाहता है, प्रकृति उसके पैरों के नीचे की ज़मीन इसी तरह खींच लेती है। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, कल पापा से बात हुई थी। रॉकी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उसने 2 बच्चों को कुचलकर मार दिया। खुद टूटा फूटा अस्पताल में पड़ा है और माँ बाप पुलिस से घर और घर से पुलिस तक के चक्कर लगा रहे हैं। जिनके बच्चे मरे हैं वे शहर के नामी लोग हैं। फांसी से कम सजा वे होने नहीं देंगे। अब तुम ही बताओ, तेज चलने का क्या नतीजा निकला? वास्तव में मैं निरुत्तर हो गया। भैया ने सच ही कहा था रॉकी के बारे में। उसका आचरण ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाने वाला है। मनुष्य काफ़ी हद तक अपनी पीड़ा के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। दूसरे दिन कंपनी के काम से जब मुझे श्रीमती प्रकाश के पास जाना पड़ा तब उनका झुका चेहरा और तरल आंखें पुनः सारी कहानी दोहराने लगी। उनकी हंसी कहीं खो गई थी। शायद उन्हें मुझसे यह भी डर लग रहा होगा कि कहीं पुरानी घटना सबको सुनाकर मैं उनके लिए और भी अपमान का कारण न बन जाऊं। पहली बार लगा मैं भी भैया जैसा बन गया हूं। क्षमा कर दिया मैंने भी श्रीमती प्रकाश को। बस मन में ही एक प्रश्न उभरा, आपने ऐसा क्यों किया श्रीमती प्रकाश, जो आज आपको अपनी नज़रें शर्म से झुकानी पड़ रही हैं? हम आज वह अनिष्ट ही क्यों करें जो कब दुख का तूफान बनकर हमारी मान सम्मान को ही निकल जाए? इंसान जब कोई अन्याय करता है तब वह क्यों यह भूल जाता है कि भविष्य में उसे इसी का हिसाब चुकाना पड़ सकता है? काश आपने ऐसा ना किया होता। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। प्राची, सभी लड़कियां दिवाली मनाने अपने अपने घर चली गई। तुम क्यों नहीं गई? दिवाली की तो तुम्हारे ऑफिस में भी छुट्टी होती होगी। पेइंग गेस्ट हाउस की मालकिन शोभा सभी लड़कियों के घर जाने के बाद प्राची के कमरे में बत्ती जली देखकर उसके कमरे में जाकर चौंक कर बोली, नहीं आंटी, बस ऐसे ही मन नहीं हुआ जाने का, कोई खास बात नहीं। मेस बंद हो गया तो भी कोई बात नहीं, मैं बाहर खाना खा लूँगी। 1 हफ्ते के अंदर तो सभी लड़कियां आ ही जाएंगी, आप चिंता मत करिए।
प्राची ने बूझे मन से बात टालने के लिए कहा, मगर प्राची का उदास चेहरा देखकर शोभा भाप गई कि कोई बात जरूर है जिसने इसे इतने बड़े त्यौहार पर भी घर जाने से रोक लिया। बेटा, साथ रहते रहते हम सभी एक परिवार की तरह हो गए हैं। मैस बंद हो गया तो क्या, मैं अपने लिए तो खाना बनाऊंगी ही ना। और फिर अब मुझे तुम सबके साथ खाना खाने की आदत भी पड़ गई है। अकेले खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम दोनों साथ खाना खाएंगे। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। यदि तुम्हें उचित लगे तो मुझसे तुम कुछ भी मत छुपाओ। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझसे तुम्हारा इस तरह उदास रहना नहीं देखा जा रहा है। शोभा ने उसके पास बैठते हुए उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा तो उनका ममता भरा स्पर्श पाकर प्राची की आंखों में रुके आंसू बह निकले। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही अकेला छोड़ चल बसी थी। मेरी मौसी ही मेरी सौतेली माँ है। घर पर रहती हूँ तो वे मुझे कोसने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ती कि पैदा होते ही मैंने माँ को खा लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें मुझे पालने के लिए अपनी बड़ी बहन की जगह नहीं लेनी पड़ती। उस जमाने में माता पिता का वर्चस्व ही सर्वोपरि होता था। मेरे नाना नानी ने सोचा कि मौसी से अधिक अच्छी तरह और कौन मेरी देखभाल कर सकता है। पापा ने भी यह सोचकर मौसी से विवाह कर लिया कि वे अपनी बहन की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालेंगी। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने अपना सारा आक्रोश मुझ पर ही निकालना शुरू कर दिया। आप बताइए, मैं अपनी माँ की मृत्यु का कारण कैसे हो सकती हूँ? मेरा इसमें क्या दोष है? और यदि उनका विवाह मेरे पापा से हुआ है तो उसमें मेरी क्या गलती है? इसीलिए मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में रख कर ही पढ़ाया और मुझे वे कभी घर नहीं आने देना चाहते ताकि मुझे अकारण मौसी के व्यंग बाण ना सहन करने पड़े। जब उनका मन होता है वे स्वयं मुझसे मिलने आ जाते हैं। प्राची ने सुबकते हुए बिना किसी भूमिका से सब कह डाला। शोभा उसकी बात सुनकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, मुझे बहुत दुख हुआ यह सब जानकर, लेकिन तुम दुखी मत हो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। कह वे चली गई। शोभा के जाते ही प्राची सोच में पड़ गई कि कितना विरोधाभास है उसकी मौसी और शोभा आंटी के स्वभाव में। उसके मानस पटल पर 6 महीने पहले की घटना तैरने लगी। तब वह नौकरी के सिलसिले में पहली बार दिल्ली आई थी और इस पेइंग गेस्ट हाउस में रहना शुरू किया था। आते ही उसे वायरल बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया। मैस में बना खाना उसे नहीं खाना था। फिर उसके अनुरोध करने पर भी जब मैस चालक ने उसे उसकी पसंद का खाना देने से इनकार कर दिया तब वह पास की दुकान का ब्रेड लेने पहुंच गई। लेकिन जब दुकानदार ने ब्रेड नहीं है कहा तो वह बड़बड़ाएगी, तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे मैस का तला भुना खाना ही खाना पड़ेगा। दुकान पर खड़ी शोभा उसकी बात सुन ली और फिर उसका हाथ छूते हुए बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो तेज बुखार है, मेरे घर चलो, पास में ही है, तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बना कर खिलाऊंगी। अनजान शहर में एक अनजान औरत से ऐसी आत्मीयता भरी बात सुनकर हतप्रभ रह गई वह। उसे वे पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की लग रही थी, लेकिन प्रतिदिन इतनी वारदातें सुनने में आती है, एकदम से किसी पर भी विश्वास करना उसे ठीक नहीं लगा। इसीलिए उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूँगी, आप परेशान ना हो। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो तो खाना भी ठीक से मिलना ज़रूरी है, वरना तबीयत और बिगड़ सकती है। उनकी बात बीच में ही काट कर दुकानदार बोला, अरे ये पास में ही तो रहती हैं, बहुत अच्छी हैं, मैं इन्हें 20 सालों से जानता हूँ। शोभा के आत्मीयता भरे आमंत्रण पर दुकानदार के आश्वासन की मुहर लगते ही प्राची के नानुकुर करने की गुंजाइश ही नहीं रही। अतः बोली, ठीक है, और फिर उनके साथ उनके घर पहुंच गई। एक बड़ी सी 2 मंजिला कोठी के सामने जाकर दोनों रुक गए। शोभा उसे एक बड़े ड्राइंग रूम में ले गई। सामने दीवार पर प्रौढ़ावस्था के पुरुष का माला पहने हुए बड़ा सा फोटो लगा था। उसने अनुमान लगाया कि वह फोटो उनके पति का ही होगा। शोभा ने उसे दीवान पर आराम करने के लिए कहा और फिर अंदर जाकर तुरंत चाय बना लाई। उसके साथ ब्रेड स्लाइस भी थे। प्राची को बहुत संकोच हो रहा था।
उन्हें यह सब करते देखकर उसने सकुचाते हुए पूछा, आंटी आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, एक बेटा है, इंजीनियर है, पुणे में नौकरी करता है। आंटी एक बात कहूँ, यदि बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, बोलो क्या कहना चाहती हो, निसंकोच कहो। उनके उत्तर से प्राची की हिम्मत बढ़ गई। आंटी आपका इतना बड़ा घर है, आपको अकेलापन भी लगता होगा। आप क्यों नहीं ऊपर की मंजिल पर कुछ कमरे हम जैसी लड़कियों को रहने के लिए दे देती? आंटी प्लीज़ यह मत सोचिएगा कि मैं आपकी स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। छोटी मुंह बड़ी बात तो नहीं कह दी ना मैंने। इतना बोलते ही प्राची को अपराध भावना ने घेर लिया, लेकिन तुरंत ही शोभा के उत्तर से वह उससे बाहर आ गई। शोभा बोली, नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छी सलाह दी है। इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और यह मकान भी ज़रूरतमंदों के काम आ जाएगा। सच आंटी, उसने खुशी जताते हुए कहा, फिर थोड़ी तटस्थ होकर उन्हें और सोचने का मौका न देते हुए बोली, तो फिर देर किस बात की, मैं शाम को ही अपनी रूममेट्स को लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी लंच करके जाना और वादा करो कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती यहीं खाना खाओगी। मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अब तो मुझे यही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। प्राची उनसे लिपट कर भावातिरेक में और बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन पहली मुलाकात में इतना अनौपचारिक होने में उसे संकोच हुआ और शोभा की भी शायद यही स्थिति थी। लंच करके शाम को फिर आने का वादा करके वह चली गई। शाम को प्राची अपने साथ 4 लड़कियों को लेकर शोभा के घर पहुंच गई। शोभा उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुई और फिर बोली, ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का समय दो ताकि ऊपर मैं किसी को बुलाकर तुम लोगों के रहने का इंतज़ाम करा सकूं। जब तक मेस का इंतज़ाम नहीं होता तुम लोग मेरी किचन में ही खाना खाना। अरे वाह आंटी, लेकिन किसी को बुलाने की आवश्यकता क्या है? हम चारों ही मिलकर सारी व्यवस्था कर लेंगे। मेस जब तक नहीं बनेगा हम आपको आपकी किचन में खाना बना कर खिलाएंगे। हमें खाना बनाना आता है, आप जो चार्ज करेंगी हम दे देंगे। दूसरी लड़की प्रियंका ने थोड़ा अनौपचारिक होते हुए कहा, पैसे की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन रहता है, वह तुम लोगों के रहने से दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं थोड़ी अनुशासन प्रिय हूँ। टीचर थी ना, बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना और लेट नाइट आना जाना मुझे पसंद नहीं। कोई मजबूरी हो तो बात अलग है। सारी बातें तय हो गई। उसके बाद उन लड़कियों ने मिलकर ऊपर के 2 कमरों को व्यवस्थित किया। देखने से लग रहा था कि महीनों से उन कमरों की किसी ने खोज खबर नहीं ली है। ऊपर 5 कमरे थे, बाकी के कमरों में भी महीने भर के अंदर ही और लड़कियां आ गई थीं। उनमें से कुछ पढ़ने वाली लड़कियां थीं। मेस का भी इंतज़ाम हो गया था, लेकिन शोभा खाना अपने सुपरविज़न में ही बनवाती थी। कुल मिलाकर 10 लड़कियां थीं। हर एक के खाने की पसंद का ख्याल रखा जाता था। कोई बीमार पड़ती तो उसके लिए अलग से खाना बनता था। सभी लड़कियां शोभा के व्यवहार से बहुत खुश थीं और जल्द ही उनसे घुल मिल गई थीं। उन्हें अपने घर की कमी नहीं महसूस होती थी। शोभा भी अपना खाना मेस में ही खाती थी। एक बात सबने महसूस की थी कि शोभा का व्यवहार सामान्य औरतों से कुछ हट कर था। एक गहरी उदासी की परत उनके चेहरे पर छाई रहती थी। कभी किसी ने उन्हें खुलकर हंसते नहीं देखा। लड़कियों का अनुमान था कि शायद पति की मृत्यु हो जाने और बेटे से दूर रहने पर बुझी बुझी रहती हैं। प्राची की मोबाइल की घंटी बजी तो उसकी विचार तंद्रा को झटका लगा। सुबह का फ़ोन था। उन्होंने डिनर के लिए उसे नीचे बुलाया था। वह तुरंत नीचे पहुंच गई और फिर सकुचाते हुए बोली, सॉरी आंटी, मुझे खाना बनाना चाहिए था, मैं आ रही थी, आप क्यों परेशान हुई? कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम्हें बनाकर नहीं खिलाती? आज के बाद मुझे अपनी माँ ही समझो। वैसे भी तुम्हें एक प्यार करने वाली माँ चाहिए और मुझे एक बेटी। फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन की इस कमी को पूरी कर दें। प्राची उनकी बात सुनकर अवाक रह गई। आज शोभा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उनका यह नया रूप देखकर वह हैरान हो रही थी। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अपने कमरे में जाकर भी वह शोभा के कथन के बारे में ही सोचती रही। उसकी स्थिति जानने के बाद शोभा की उसके प्रति
प्रतिक्रिया उसे असमंजस की स्थिति में डाल रही थी। दिवाली के अगले दिन प्राची के पापा उससे मिलने आए तो हमेशा की तरह उसके कमरे में ना आकर उसे नीचे ही मिलने के लिए बुलाया। वह नीचे ड्राइंग रूम के बाहर शोभा की आवाज़ सुनकर ठिठक कर खड़ी हो गई। शोभा कह रही थी, मेरी माँ भी मुझे पैदा करते ही चल बसी थी। प्राची की मनोस्थिति को मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। मैं उसकी माँ का स्थान तो नहीं ले सकती, लेकिन उसके जीवन की इस कमी को तो कुछ हद तक उसकी सांस बनकर जरूर पूरा कर सकती हूँ। प्राची जैसी लड़की मुझे बहू के रूप में मिल जाएगी तो मुझे बेटी की भी कमी नहीं खलेगी। मैंने कल अपने बेटे रोहित से भी बात की थी। उसने मेरी पसंद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। किसी प्रकार का दबाव आप या आपकी बेटी पर नहीं है। आप दोनों को ठीक लगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। यह सुनकर प्राची के पांव जमीन में जैसे जम से गए। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उस दिन आंटी उस पर इतनी ममता क्यों उड़ेल रही थी। अभी वह सोच ही रही थी कि शोभा की नज़र उस पर पड़ गई। वे बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उसके चेहरे की लजीली मुस्कान से वह समझ गई कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और उसे इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः बोली, अभी तक तो तुमने एक गेस्ट के तौर पर मेरे घर में रौनक की है। अब मेरी बहू बनकर मेरे बेटे की और मेरी ज़िंदगी में रौनक कर दो। तुम्हें मेरी बहू बनना था, इसीलिए उस दिन तुम मुझे दुकान पर मिली थी। प्राची भावातिरेक में उनके पांव छूने के लिए झुकी तो शोभा ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। प्राची बोली, मैंने माँ को तो नहीं देखा, लेकिन होती तो आप जैसी ही होती। प्राची के पापा मुख दर्शक बने इस दर्द के रिश्ते को देख रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।